गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जेट बोर्ड का जो नेट द्वारा जारी की गई है सेट्स को करने वाले हैं। गणित का पहला सेट आज हम लोग करेंगे। पहले इसके बारे में बता दें आप लोगों को कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस बार एक नया नियम बनाई है। वो नियम ये है कि अब एग्जाम आप लोग की दो टर्म में एग्जाम ली जाएगी। पहला टर्म फर्स्ट टर्म देखो, जो फर्स्ट एग्जाम आपको जो होगा टर्म वाला एग्जाम होगा वो आपका होगा दिसंबर में। वो आपको 40 मार्क्स का होगा प्लस 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल। इसी तरह सेकंड टर्म जो एग्जाम होगा वो आपका मार्च अप्रैल के बीच में लिया जाएगा। वो भी होगा 40 प्लस 10 मीन्स आपको दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग ये हो जाएगा 100। तो दोनों को जोड़कर आप लोग को मार्क्स दिया जाएगा। तो ये मत आप लोग समझें कि ये आपका मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा है। ये अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं, ये एक तरह का वार्षिक परीक्षा ही है, क्योंकि दोनों को जोड़ के ही आपका रिजल्ट बनने वाला है। तो इसीलिए इस एग्जाम को आप लोग इतना हल्के में ना लें। इसको भी आप लोगों को उस तरह ही तैयारी करना है जिस तरह फाइनल एग्जाम हो रही है, क्योंकि फाइनल एग्जाम ये है। इस बार पैटर्न को नया चेंज किया गया, इसीलिए बहुत बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि पता नहीं सर, ये तो हम लोग का मैंने बहुत बच्चे हमको बोलते हैं कि सर ये तो क्वालिफाई वाला एग्जाम है सर, ये मतलब एग्जाम पास करने से जाके आपका आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलेगा। ये ऐसे नहीं है, ये आपका फाइनल एग्जाम ही है। इसको भी आप मन लगा के पढ़ना है और अच्छा करना है, तब जाकर रिजल्ट आपका आप टॉप में आ सकते हैं, परसेंटेज आपका बढ़ सकता है। नहीं तो ये सोचेंगे कि नहीं ये तो MCQ वाला क्वेश्चन है, जिस तरह हम लोग 9th क्लास में एग्जाम देते थे, कुछ भी टुक्का मार के आ जाते थे, तो पास करने से मतलब है नहीं, ये आपका ऐसा नहीं है, ये आपका ये फाइनल एग्जाम ही है। चलो, तो हम लोग आज सेट 1 को पूरा कंप्लीट करेंगे। मैथ्स का जो भी सेट है आपको ये पूरा विश्लेषण के साथ में हम लोग करेंगे। एक एक क्वेश्चन को करेंगे, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बोल रहा है 120 को हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 120 को सबसे पहले हम लोग ये जानना है होगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से ही विभाजित हो और किसी से विभाजित ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो ध्यान देंगे यहाँ क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये समझिए। अभाज्य संख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं, अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, दो एक सम संख्या है, पर वो क्या है आपका अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 इस तरह के ये सब क्या है आपका अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य भी गुणनखंड बोलेगा तो आपको याद रहे, सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से देने के लिए, कि 2 भी अभाज्य संख्या है। 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 से देंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देंगे, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से देंगे। इस तरह आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपका मान लीजिए कोई संख्या 2 से जा रहा है और वो आपको 3 से भी जा रहा है, तो 2 को छोड़कर 3 से करेंगे तो ये आपका ये प्रोसेस गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, 120 है, 120 को 2 से देंगे, 2 6 12 फिर देंगे 2 से, 2 3 6 फिर देंगे 2 से 15। अब देखिए अब 2 से जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा, 3 से, 3 बचे 15। तो आपका यहाँ पर अभाज्य जो गुणनखंड होगा ये आपका आंसर क्या बन जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो जो भी एक ऑप्शन में रहेगा आपको आपका आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। या देखिए आपका ये ऑप्शन है ए नंबर, ए ऑप्शन। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ए में आप क्या करेंगे, इसको गोल करेंगे, एक टिक मारेंगे, हो जाएगा आंसर। नंबर 2 यहाँ कह रहा है 306 और 6
657 का HCF आपको दिया हुआ है 9, मतलब महत्व समावर्तक 9 दिया है, और 306 और 657 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला देखिए, आपको क्वेश्चन देखिए क्या होता है। 306 और 557 ये 657 का HCF आपको दिया हायर कॉमन फैक्टर ये 9 दिया हुआ। जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा आपको यह बोलेगा LCM, करना कुछ नहीं है कि दो संख्याओं को गुणनफल कर लेना है, और जो भी आपका HCF रहेगा HCF से भागा दे दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, देखिए 9 9 7 63 कितना 2 होती है 3 6 इतना। अब इसको गुना कर लेंगे, गुना करेंगे ये आएगा 2 2 3 3 8 आएगा। ये जो कौन ऑप्शन है देखिए, ये आपका बी आपका आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन के हम पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 और 25 का HCF, क्वेश्चन नंबर 15 और ये आपका 25, तो 15 के हम आवाज वर्णन करेंगे, ये कितना आएगा 3 गुना 5 में आएगा, और ये 25 है नहीं 5 गुना 5। आपको यहाँ क्या बोला है HCF का मतलब क्या होता है, HCF जो दोनों में मिलता हो, ये इसमें मिल रहा है 5। देखो 5 कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ए, ये आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए शेष होता है, ये होता है बी, आपका बी अद्वितीय होता है। क्या होगा इसमें ऑप्शन अद्वितीय, क्या होता है अद्वितीय। नंबर 5, बोलो द्विघात बहुपद होगा और गुणनफल 1/3 हो। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, योग दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा ये दे दिया √2, अल्फा इंटू बीटा ये आपको दे दिया 1/3। तो आपको यहाँ पूछ रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है क्या, x², x मान लिया आपने क्या है, ये चर राशि है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। x² माइनस देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है √2x 1/3। अब सब मान लो लॉस कर देते हैं, तो जगह 3x² 3√2x और ये 1। अब देखिए नीचे वाला हम रख देंगे, क्या है कांस्टेंट है, छोड़ देंगे 3x² माइनस 3√2 प्लस 1, ये जो ऑप्शन होगा ये आंसर होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ है, देखिए आपका ये ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, समझिए आपको बोल रहा है 6 नंबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये आपका क्या है द्विघात बहुपद है, इसका जो शून्यक है वो अल्फा और क्या है बीटा है, शून्य क्या है अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पर बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है क्या माइनस b बाई, तो b बाई जो ऑप्शन रहे वो आंसर हो जाएगा क्या, ये a आंसर हो जाएगा a। सरल देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्राफ दिया हुआ है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो ये ग्राफ आपका इस तरह ग्राफ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन को बहुत इजी वे से बनाया जा सकता है। यहाँ पर दिया हुआ px, ये ग्राफ दिया हुआ, जब ये px दिया हुआ तो आपको यह ध्यान देना है
एक्स है, एक्स अक्ष को जो ग्राफ दिया हुआ है, जो कोई भी आपका ग्राफ होगा वो कितना बार टच करा वो देखना है। देखिए जो ये ग्राफ है आपका, ये जो एरो गया हुआ है, एक्स को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है नहीं ना, तो ये हो जाएगा क्या, इसका आंसर 0 हो जाएगा। 0 कौन सा ऑप्शन है, देखिए ए क्या होगा 0। 8 नंबर 8 बोलता है समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो समीकरण युग्म क्या होता है। देखिए यहाँ आपको इस तरह का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये आपका इक्वेशन 1 है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये आपका 2 है। यहाँ आपको समझ a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इस तरह रहेगा। मैंने मतलब a1 बाई a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के बराबर हो जाए और इसके रेशियो के बराबर ना हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसका कोई हल नहीं। देखिए इस तरह रहेगा तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, कोई हल नहीं। और इस तरह ग्राफ जब खींचेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह आएगा, समांतर आएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ ऑप्शन क्या होगा, कोई हल नहीं वाला ऑप्शन खोजिए। आपको कोई हल नहीं होगा, यानी आपका सी होगा। नंबर 9 बोल रहा समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 0। चलो लिख दो 2x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 1 मानिए इसको। फिर कह रहा है तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं क्या होती है। देखो पहला तो हम लोग इसको सेम सिस्टम में कर लेते हैं, तो 3x प्लस 4y प्लस है उसको साइड ले जाएंगे तो माइनस 20 समीकरण 2। अब यहाँ इसमें चेक करेंगे हम लोग क्या, a1 बाई a2, a1 कितना 2, ये आपका हो गया 3, b1 बाई b2 ये है माइनस 3, ये हो गया 4। देखिए दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, मतलब a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2। जब इस तरह का रहेगा मतलब इसका जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ क्या आएगा आपका, ग्राफ इस तरह आएगा, प्रतिच्छेद करेगा, मतलब इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अब यहां देखिए, या तो क्या आप बोल सकते हैं प्रतिच्छेद कर दी है, प्रतिच्छेद कर दी है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन, नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सी के किस मान के लिए युग्म cx माइनस वाई बराबर 2 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 का अनंत हल है। देखिए ये कह रहा है माइनस y बराबर 2 समीकरण 1 मानिए इसका, और ये 6x माइनस 2y बराबर 4 समीकरण 2 मानिए। अब ये देखिए एक क्वेश्चन बोला अनंत हल है, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं अनंत हल होने पर। देखो अनंत हल होने से क्या होता है, ये होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तीनों आपका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो इसमें कोई दो को लेके चलेंगे, आपको क्या चाहिए, c चाहिए ना, तो c बाई 6 ये -1 बाई -2, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 कम तो 2 3 c 3, तो c 3 में कहाँ है, कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और
3x प्लस 2y बराबर 4 का हल क्या है? देखो नंबर 1 नंबर 2 इस तरह आपको दिया हुआ है, समीकरण 1 समीकरण 2 दिया हुआ है और आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है। क्या ऑप्शन है? देखो ए दिया हुआ है x बराबर 2 y बराबर -1, b x बराबर 2 y बराबर -2, c बराबर x बराबर 3 y बराबर 0, d x बराबर -3 और y बराबर -1। देखिए इसको बनाना बहुत ईजी है, बताते देखिए कैसे, कुछ करना भी नहीं है, खाली पुट करके देखिए कौन सा मैं सेटिस्फाइड करा समीकरण। देखो x बराबर 2 x बराबर 2 यहाँ पुट करते हैं, इसमें समीकरण 1 भी समीकरण क्या है 2x - y ये है आपका। देखो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं 2 x के बदले में कितना है 2 है, यहाँ पर 2 लिखिए, माइनस y के बदले में क्या है, देखो यहाँ पर -1 है तो -1 लिखिए, तो 2 दूना 4 माइनस प्लस 1 4 1 5 पहला सेटिस्फाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट वाला को देखेंगे कुछ सेटिस्फाइड करेगी नहीं, पहला सही है। देखो 3x प्लस 2y, अब यहाँ पर 3x के बदले में क्या बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, फिर जोड़ 2 तो 2 लिख देंगे, y के बदले में देखो कितना -1 तो -1 बैठाएंगे, 3 दूना 6 -2 इससे इतना घटाएंगे 4 आ रहा है 4, मतलब ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा, देखिए वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कर रहा, देखिए जिसका कोई हल नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, असंगत। जिस निकाय का कोई हल नहीं हो तो क्या कहलाता है, असंगत। ठीक है, मतलब वो क्या, उसका ग्राफ जो बनेगा इस तरह बनेगा ग्राफ, मतलब दोनों एक दूसरे को काटेगा नहीं, समांतर ही होगा, इसलिए इसको बोलते हैं असंगत। 13 नंबर क्वेश्चन, समीकरण युग्म देखिए x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1 है, फिर x माइनस वाई बराबर 1 है। नंबर 2 यहाँ भी इस तरह का है, देखो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बगैर ऑप्शन के भी आप या आप ऐसे से भी पता लगा सकते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो 9 आना चाहिए, दोनों को घटा देंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, वो ऑप्शन आपका 5 और 4 हो सकता है। देखो 5 4 5 जोड़ 4 9 आया और 5 में से 4 घटा दो 1 आ रहा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा 5 4, ये ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे थे समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखो 14 नंबर आपको पूछा द्विघात समीकरण। हाँ द्विघात समीकरण कौन है, तो द्विघात समीकरण का पहले देख जान इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू 0। याद रखना है इस तरह का यदि कोई इक्वेशन होगा तो वो आपका सही होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पहला वाला है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 7, इसको चेक कर लेते हैं है कि नहीं, x इंटू x स्क्वायर 3 इंटू x 3x x स्क्वायर माइनस 7, तो ये वाली कट जाएगा, मतलब ये फिर स्क्वायर गोल हो गया, मतलब ये हो ही नहीं सकता है। इसका आगे बढ़ो बी नंबर, देखो बी नंबर क्या बोल रहा है x माइनस 1 होल स्क्वायर और ये x स्क्वायर माइनस 5x। अब इसको चेक कर लेते हैं a माइनस b होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab 2x b स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर माइनस 5x। देखिए ये और ये भी कैंसिल हो जा रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा,
सी की ओर बढ़ो। सी क्या है? x प्लस 1 होल स्क्वायर 2x माइनस 3। अब इसको देख लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab 2x बी स्क्वायर ए 1 2x 2x 3 6। अब देखिए, अब ये और ये कैंसिल हो रहा है। x स्क्वायर प्लस 1 इसको इधर ले आओ, प्लस 6 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। यस, ये द्विघात समीकरण ये चाहिए आंसर। आगे एक बार चेक कर लेते हैं। डी को भी देख लेते हैं। डी क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 3x 1 इसको लियो इधर प्लस 2 बराबर 0 x स्क्वायर प्लस चला गया 2x प्लस 3 बराबर 0। हाँ, ये भी द्विघात समीकरण होगा। इसमें देखिए, इसका ऑप्शन आपका दो ऑप्शन आ रहा है, सी और डी। तो आप यहाँ सी एंड डी, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, यदि विविध का डी बड़ा हो 0 से तो उसका मूल्य क्या होगा? देखो यहाँ आपको डी बड़ा हो 0, डी बड़ा हो 0 का मतलब होता है डी का मान पॉजिटिव मान। पॉजिटिव में डी का वैल्यू आना मतलब डी क्या होता है कि डी होता है आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac विविध कर। इसका वैल्यू यदि आपका 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा यानी प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो वो वास्तविक होगा और क्या होगा? असमान होगा। वास्तविक और असमान, या उसको भिन्न बोल सकते हैं आप। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, वास्तविक और भिन्न। भिन्न भी रह सकता है या असमान भी कोई ऑप्शन में जाएगा तो वो भी सही है। ठीक है, नंबर 16 में क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। अब देखिए, मूलों की प्रकृति x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0। मूलों की प्रकृति हम पता कैसे करते हैं? मूलों की प्रकृति पता करने का तरीका है, पहले हम लोग क्या निकालेंगे? विविधता निकालेंगे। विविधता कैसा होगा? देखो, फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी देखते हैं कि कैसा आता है। b के बदले 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 a क्या है? 1 है, यहाँ माइनस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 मतलब 5। यहाँ 5 क्या हो गया? डी का वैल्यू 0 से ज्यादा हो गया। अभी समझाए थे 0 से ज्यादा हो तो क्या होता है? वास्तविक और भिन्न या असमान। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा इसका? होगा हाँ, इसका ऑप्शन बी होगा। देखिए बी, वास्तविक और असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे यदि दो भिन्न पूछा है। यही क्वेश्चन को घुमा के दिया है। देखो, दो भिन्न वास्तविक मूल्य का मतलब होता क्या है? अभी समझाए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। कोई ऑप्शन है क्या? ये देखिए, हाँ, ये ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखिए क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस x 3 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा? विविधकर क्या होगा? मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होगा पूछा है। बी स्क्वायर, बी में क्या माइनस 1 लेंगे होल स्क्वायर, ए के बदले में होल लेंगे और सी को 3 लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 4 12 माइनस 11। ऑप्शन कौन सा है देखते हैं? डी, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर।
19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल्य समान हो तो k का मान निकाल देंगे। मूल्य समान क्या क्या बोल दिया आपका, मूल्य समान। मूल्य समान का मतलब होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, बोल दो मूल्य समान। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट कीजिए, k का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। b के बदले में -4 होल स्क्वायर, a के बदले में हो जाएगा 1 और c के हो जाएगा 0। अब देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4k बराबर 0। अब क्या करते हैं, -4k इसको या उधर ये -16 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 कम 4 4 16, मतलब k का वैल्यू आ जाएगा 4। अब देखिए k का वैल्यू 4 कहाँ है, 4 a, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। मूल निकालना है। मूल का मतलब अल्फा बीटा या बोल सकते हो शून्य ही इसको कहा जा सकता है। अब देखिए इसका आपको गुणनखंड शॉर्टकट में करने का गुणनखंड, दो संख्या खोजिए, गुणा करने से आना चाहिए 6 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए कितना, -5। तो वो संख्या क्या होगा, देखो वो संख्या 2 और 3 होगा, -2x -3x प्लस 6 बराबर 0। अब ये दोनों को क्या करेंगे, गुणनखंड क्या कॉमन है, x कॉमन है, x -2, दोनों में -3 x -2 0। देखो ये क्या हो जाएगा, x -2 और x -3 बराबर 0। अब याद रखो इसका मूल क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में है तो उधर प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन होगा 2 3 या 3 2। कौन सा ऑप्शन देंगे, 2 3। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आपका ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 21 क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित में से एपी है। हाँ, अब आपको जानना है एपी, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन पे एपी देते हैं। ये ऑप्शन सब 2 4 8 16 और बी में क्या है 1 3 5 7 डॉट बी 5 25 125 125 डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये समझिए, यहाँ पहले देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, पहला संख्या पहला पद और आपका दूसरा पद का जो सार्वंत्र होगा, सार्वंत्र यदि सबका समान होगा तो वो समझिए वो एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। यदि मान लीजिए आपका सार्वंत्र समान नहीं होगा तो वो एपी में नहीं होगा। तो आप ये क्या कैसे करेंगे, सार्वंत्र कैसे निकाल के दोनों में 4 में से 2 घटा देंगे, 4 में 2 जाने से कितना होता है 2। फिर यहाँ देखो ये क्या करेंगे, 8 में से 4 घटाएंगे, ये 4, 2 और 4 बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं है। अब बी नंबर देखिए, बी में क्या करेंगे, 3 में से 1 घटाओ 2, फिर 5 में से 3 घटाओ 2, मतलब ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी एपी में है, मतलब क्या 1 3 5 7 एपी में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी द करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, एपी, एक एपी दिया हुआ है। देखो एपी क्या दिया हुआ है, 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। देखो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, एनवा पद में फॉर्मूला, एनवा पद होता क्या है, देखिए एनवा पद में फॉर्मूला होता है यहाँ पर n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो अब यहाँ n को बोलते हैं एनवा पद, a हो गया पहला पद, n मतलब हो गया कितना संख्या है, टोटल संख्या, और d का मतलब सार्वंत्र। तो यहाँ देखो a के बदले में कितना 2 दिया है, 2 हो जाएगा, प्लस n है 10वां पद बोला है, 10 हो जाएगा। d का मतलब है 7 में से 2 घटा देंगे, तो 7 में से 2 घटने से कितना होता है, ये 5, ये हो गया आपका d 5, तो यहाँ 5 बैठा देंगे। अब देखिए 2 10 में से 1 गया 9, 9 गुना 5, पहले गुना वाला काम करते हैं, 45 45 2 47। देखिए 47 ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए
सी, ये ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्या कह रहा है? बोल रहे 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य? 2 अंकों वाली पूछा है। 2 अंकों वाली किसको बोलते हैं? जिसमें इकाई अंक हो और दहाई अंक हो उसको बोलते हैं 2 अंकों वाली। तो जितना भी गिनती वाली संख्या है 2 अंक चालू होता है किससे? 10 से चालू होता है और खत्म कहाँ होता है? 99 में। ठीक है, तो यहाँ देखना आपको पहला संख्या आपको 10 यहाँ पर दिख रहा है 2 अंक वाली संख्या, लास्ट वाला कितना है? 99। अब ये देखना है आपको है कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, 3 का मैंने टेबल में वो 3 से कट जाना चाहिए, इसका मतलब 3 का टेबल में आता हो इस 10 लेंगे 3 का हम लोग ये करेंगे तो टेबल बोलेंगे 3 का 3 दूना 6 3 3 9 जो कि 12। तो ये तो एक अंक वाली संख्या है, सब तो होगा नहीं ये, तो 3 अंक वाले 3 से विभाज्य वाला क्या हो जाएगा? पहला संख्या हो जाएगा 12 और आगे चलेंगे लास्ट में देखेंगे, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं 99 ये 3 से भागा जाएगा 3 दिया 9 फिर 9 3 दिया 9, मतलब ये विभाज्य, मतलब ये अब हम समझेंगे क्या? देखो तो हम बोल सकते हैं पहला संख्या इसका 12 है और अंतिम संख्या कितना है? 99 है। 12 के बाद कितना आता है? 15 आएगा, इस तरह 18 आएगा, करते जाएंगे 99 तक। तो आपको समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, उसको समय का आप बचत कैसे करेंगे? अब देखिए इसको इस ट्रिक से बनाइए। मैंने एनवा पद वाला ये से बन जाएगा आराम से। ये पहला पद इसको ए मान लीजिए और डी मतलब होगा साफ अंतर 3 से विभाज्य वाला है, इसको तो आप डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं या 15 में से 12 घटा तो 3 होगा। और एनवा पद एन आपको अंतिम पद 99 दिया है, एन पता करना है तो फॉर्मूला बैठाते हैं कौन सा? एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला बैठाते हैं, तो आपको ये आंसर मिल जाना चाहिए। देखो एन कितना है? 99, ए हो गया 12, एन तो पता करना है आपको और डी हो गया 3। अब देखिए 99 प्लस को ले आओ इधर माइनस हो जाएगा एन माइनस 1 3। अब देखिए 9 में से 2 गया 7, इसमें 9 में से 1 गया 8 एन माइनस 1 3 से काटेंगे 3 से कटेगा 2 6 3 9 27 मतलब 29, एक माइनस में है मिला कर प्लस हो जाएगा एन 30 बराबर है एन बराबर 30 प्राप्त हो जाएगा। अब 30 वाला कौन सा ऑप्शन है? ये आपका है बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 होगा ना? क्या बोला क्वेश्चन देखिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। अब देखिए 0 से 50 मतलब आपको एक चालू करेंगे 1 3 5 डॉट करके विषम संख्या आपका 49 तक आएगा, याद बोला है तो। अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? ए विषम संख्या पहला हो गया ए, डी क्या होगा? इससे इतना घटाएंगे 3 घटाओ 1 2 और एन मिल गया आपको कितना? 49। तो यहाँ पहले पता करेंगे एन पता करेंगे, एन पता करने के बाद इसका योग पूछा है ऐसे निकाल देंगे। तो देखो एन पता कैसे करते हैं? नहीं हाँ पहले एन पता कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा क्या? एन इक्वल टू 49 है ए प्लस एन माइनस 1 डी 49, तो ए हो जाएगा 1 एन तो पता नहीं चला है अभी हमको, डी आपका 2 है 49 एन माइनस 1 2, इसको इधर ले जाओ 49 माइनस 1 एन माइनस 1 ये होगा कितना हो जाएगा 48, इसको काट दीजिए 24, तो एन बराबर 24 जोड़े एन का वैल्यू हो गया 25, एन 25 हो गया। आप ऐसे फॉर्मूला बैठाइए
n/2 a प्लस an, ये आपको आंसर आ जाएगा। तो n हो गया आपका कितना 25/2, a हो गया 1 और n 49, 25/2 50 25, मतलब 25 गुना 25 625। ऑप्शन में कहाँ है 625 देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है सभी वृत्त क्या होते हैं। देखो ये हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़े हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आपका इस तरह रहेगा, सभी वृत्त रहेगा, आप क्या लिखोगे आंगन के समरूप। और क्या क्या हो सकता है, देखो समरूप सभी समबाहु त्रिभुज रहेगा तभी ये समरूप होगा, ठीक है। और सभी वर्ग रहेगा तभी क्या होगा, समरूप होगा। तीन ऑप्शन आपको कहीं पर भी दिख रहा हो आंगन के कि सभी वृत्त क्या लिखोगे, समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप। सभी वर्ग क्या होता है, समरूप। तो इसमें क्या है, सभी वृत्त पूछा है, एक बार है समरूप, देखो बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देखते क्या हो जाएगा आंसर, बी समरूप। तीनों में जो भी रहे आप ऐसा लिख दोगे आंखों के समरूप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 क्या है, देखो आकृति में यदि DE समांतर BC, DB बराबर 2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.5 सेंटीमीटर तथा EC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो AD का मान दिखाई देंगे। इस तरह फिगर है, ये फिगर है ABC है, D है, E है, और आपको यहाँ पर दिया क्वेश्चन में DB बराबर 2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.5 सेंटीमीटर और EC बराबर 3 सेंटीमीटर। आपको पूछा है AD का मान क्या होगा, AD क्या होगा, यहाँ पर त्रिभुज में ABC में क्या है, आपको DE समांतर BC है, DE समांतर BC तो ये रहेगा। तो ये जब समांतर हो आपस में तो इधर पर में कहता है क्या, इस भुजा का अनुपात जो होगा उस भुजा का अनुपात के समानुपाती होता है। देखो मतलब ऐसे हो जाएगा AD बटा BD, AE बटा C, मतलब AD और BD 2 है, ये 1.5 है, 3 है, ऊपर हटेगा 0, 15 का 25 तो 2 कट गया, मतलब AD कितना आ जाएगा, एक वाला कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बोलो यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस क्वेश्चन को किस नाम से जाना जाता है, बोला यहाँ दो त्रिभुज संगत क्या कह रहा है, दो त्रिभुज है ABC और ये आपका मान लीजिए DEF, दो त्रिभुज है। यह कह रहा है क्या, संगत कोण बराबर होना, ये कोण बराबर ये कोण है, इसका ये कोण बराबर ये कोण है और ये कोण बराबर ये वाला। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तीनों इसका तीनों कोण में तीनों कोण बराबर, तो तीनों कोण को क्या बोलते हैं, ए एंगल 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 समरूपता का सोर्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नंबर 28। 28 नंबर बोल रहा है त्रिभुज ABC तथा PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए फिगर है, हम बना देते हैं ABC और ये हमको क्या दिया हुआ आपको PQR। अब देखो ये कर रहा है 60, ये 80 है, ये 40 है, ये 60 है, 80 है और ये 40 है। देखिए अब ये पूछ रहा है कोण, ये जो समरूप है, देखो इसका कोण 60 के बराबर, कोण 80 के बराबर है, 80 के बराबर है, यही नियम लागू होने वाला है। अब
ए होगा तो अब समझ आ जाएगा अब कैसे इसको ले लेते हैं। ए बी से पहले सब हम लिखेंगे ए 60 बोला है 60 है मतलब एक लिखेंगे क्या बी लिखेंगे। ये बी 80 है यहाँ का कहाँ 80 है देखो क्यू वाला 80 है हाँ ठीक है। और ये सी 40 है इसमें 40 है आर वाला ये कौन सा ऑप्शन है देखिए ए बी सी पी क्यू आर ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात है। ये बोल रहा है एक त्रिभुज ये है ए बी सी और आपका ये त्रिभुज है पी क्यू आर। यहाँ कह रहा है क्या संगत भुजा का अनुपात मान लेते हैं इसको एक भुजा ले लो 4x मान लेंगे इसको मान लेंगे कितना 9x मान लेंगे। तो देखो और दोनों आप लोग में क्या है क्या आपको दिख रहा है दोनों समरूप है। तो हम लोग प्रमेय 6.6 क्या कहता है त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर समरूप होने पर इसका एरिया ए बी सी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर इसका जो संगत भुजा रहेगा जब वर्ग के बराबर होता है। मतलब अब देखो इसका वर्ग कर दिए ये कट गया 4 का हो गया 16 और 9 का हो गया 81 मतलब 16:81 और ऑप्शन है देखिए नंबर डी ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज है समझिए थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है ये 2a है ये 2a है और ये 2a है। आप यहाँ बोल रहे हैं क्या समबाहु त्रिभुज का मतलब ये 60 डिग्री होगा ये भी 60 होगा ये भी 60 होगा। शीर्षलंब का मतलब ये हो गया शीर्षलंब जब ये शीर्षलंब होगा तो याद रखिए इसको दो बराबर भाग बांटेगा ये कितना है आपका 2a है ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये। आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में लागू कर दीजिए तभी हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम या तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से बन जाएगा। अब बताओ ये कोण के लिए ये क्या हो जाएगा लंब ये आधार मतलब अब इससे लीजिए 60 डिग्री लंब हो गया AD आधार क्या हो गया BD ये होता है √3/1 और AD आपका AD कितना है AD तो पता लगाना है ये हो गया A हाँ A तो क्या हो जाएगा AD = √3a ये तक करेक्ट आंसर। आप देखिए √3a कहाँ है √3a ऑप्शन नंबर A सही। 31 क्या कर रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 चलो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह का ABC ले लीजिए। अब AB बराबर 6√3 AB है 6√3 और AC 12 सेंटीमीटर और BC है 6 सेंटीमीटर ठीक है। तो ये कोण B का मान क्या होगा आपको पूछना है ये B का मान ये अलग क्या होगा अब देखते हैं चेक करते हैं चेक कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले सबका स्क्वायर कर लीजिए। तो A B पूछा है तो B के सामने AC है AC का पहले स्क्वायर कीजिए AC स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 ठीक है। और AB का स्क्वायर AB 6√3 होल स्क्वायर 6 का होता है 36 और √3 का होता है 3 तो गुणा करेंगे तो 108 आएगा ठीक है। अब लिखेंगे क्या BC स्क्वायर BC कितना है 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब बड़ा वाला को छोड़िए दोनों छोटा वाला को जोड़ करेंगे
देखो दोनों छोटा क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आया 108, ये 36, दोनों जोड़ देंगे 144। अब देखिए इसके बराबर है, मतलब ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आपका क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी के सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होगा। आज का विलोम का यूज किया गया यहाँ। ऑप्शन नंबर कौन है, देखिए 31 का ऑप्शन में, हाँ सी सही होगा। नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र से, नहीं सॉरी, मतलब बोल रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त है, मान लीजिए इसका स्पर्शरेखा कितना होगा। आप प्रकृति रूप से अनेक देखिए, बहुत सारा खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन अनंत, या अप्रकृति रूप से किसी परिमित रूप से अनेक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया। आते हैं 33 की ओर। वृत्त की केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक वृत्त है 13 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर बोल रहा है, वो है ये, मान लीजिए P है, ये A है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। देखो और एक क्या होता है जी 90 डिग्री होता है। यहाँ पर क्या निकाला आपको, त्रिज्या OA अंडर रूट OP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। OP कितना है 13 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर, 13 का हो जाएगा 169, 12 का 144, इसे इतना घटा देंगे तो 125, यानी क्या हो जाएगा 5। त्रिज्या क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। ये देखिए कहाँ है 5, ऑप्शन नंबर बी सही। 34 बोल रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की बिंदु से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या, इसमें क्वेश्चन है, ये भी वृत्त है, यहाँ क्या कह रहा है एक बिंदु Q से स्पर्शरेखा की लंबाई, Q से स्पर्शरेखा की लंबाई P है 24 सेंटीमीटर और Q से केंद्र की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो आपको ये क्या पूछा, त्रिज्या पूछाइए 90 डिग्री होता है। आप स्पर्शरेखा पर मैंने त्रिज्या जो डाला के लंब के बराबर होता है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो करेंगे आपका OP इक्वल टू अंडर रूट OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 24 होता है 576, बटा देंगे 49 में 7, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन ए सही। 35 देखिए 35 क्या बोल रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और तथा 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सकेंद्रीय का मतलब जिसका सेंटर 1 होगा, केंद्र 1 होगा, है ना, और त्रिज्या अलग अलग
इस तरह दिया हुआ है, इसको वाला C1, इसको वाला C2, ये त्रिज्या है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर आप 5 बड़ा वाला कितना है, ये 5 सेंटीमीटर। देखिए ये A मान लो, इसको B मान लो, इसको B मान लीजिए, और ये भी त्रिज्या हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। देखो ये स्पर्श रेखा भी है छोटा के लिए, तो ये लंब होगा इस पर। अब पहले ये निकाल लेते हैं हम AP। AP क्या होगा, जब ये 90 डिग्री है तो AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो OA है 5 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर। 5 का हो गया 25 और 3 का हो गया 9, तो 16 16 4, ये 4 आ गया तो ये भी 4 आएगा, मतलब देयरफॉर AB कितना हो जाएगा 4 × 4 8 सेंटीमीटर, जीवा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में है, देखो A, ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 क्या कर रहा है, देखो क्या कह रहा है, थीटा केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहले त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं समझिए, ये मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये आपका केंद्र है, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, तो ये A है, ये B है, ये वाला खंड को हम बोलेंगे कि त्रिज्यखंड। तो ये आपको दिया है थीटा और ये दिया है r, कौन सा छोटा आ दिया, बड़ा नहीं छोटा आ दिया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। कोई ऑप्शन है क्या इसमें, हाँ देखिए ये ऑप्शन आपका है B। इसको इस तरह लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360, सेम चीज है B। 37 क्या कह रहा है, देखिए 37 बोल रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, क्या वृत्त है, जीवा किसको बोलते, देखिए ये सब जीवा है, मैं इस छोर को उस छोर से मैंने मिलाना देखा बोलते जीवा, ये सब जीवा है, सब जीवा है, सब जीवा है। तो बड़ी जीवा मतलब जो बीचों बीच से होकर गुजरेगा, ये आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं व्यास, क्या बोलेंगे व्यास। डायमीटर C, ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या बोल रहा है, 8 त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोणांकित करता है। अब चाप समझिए, ये मान लीजिए आपका वृत्त है, ये केंद्र है, ये और ये चाप का मतलब AB, ये वाला इसको बोलेंगे चाप, चाप की लंबाई ये थीटा है, 8 त्रिज्या है, तो कह रहा है क्या, चाप की लंबाई का इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई r। और तो ऑप्शन है देखिए, हाँ इसको इसलिए लिख सकते हैं 2 पाई r थीटा बाय 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन देखो, नंबर 39 क्या कर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण करता है। r आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। आपका इसका बोल क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला बैठा दीजिए थीटा बटा 360 इंटू पाई r स्क्वायर। एक क्वेश्चन में हम लोग 36 में किए हैं, उस फॉर्मूला का पुट कर देना है, ये हो जाएगा 60 डिग्री 60 पाई
11/7 और r है 6 का होल स्क्वायर। तो क्या ये और ये कटा 6 6 36 तो 11 हो जाएगा, मतलब हो गया 1/3 11/7 6 गुना 6 6 कम 6 6 गुना 3 गुना 6 हो जाएगा 11 12/7 तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही। आ जाओ क्वेश्चन नंबर लास्ट। देखिए क्या बोल रहा है, एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, एक घोड़ा को क्या किया गया है, 7 मीटर लंबा रस्सी से बांध दिया गया है। तो r बराबर हो गया 7 मीटर। ठीक है, तो भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, जहाँ घोड़ा देखो घोड़ा मान लीजिए यहाँ पर है, ये रस्सी बांध दी यहाँ पर ऐसे, तो कैसे चल सकता है, ऐसे चल सकता है, पूरा एक सर्कल आगे चलेगा, मतलब r हो गया 7 सेंटीमीटर। मतलब आपको यहाँ मोटा मोटा बोला जा रहा है क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला बैठा दीजिए, आंसर मिल जाएगा पाई r स्क्वायर 5/7 7 का होल स्क्वायर 5/7 7 गुना 7 ये और ये कटा 154 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह करके हम लोग पूरा का पूरा 40 के 40 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब इसको आपको प्रैक्टिस करना। अब क्या करेंगे, आपको सुननी है, डेली एक एक सेट हम आप लोग को यूट्यूब पर डालते जाएंगे और उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।